दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के पेपर सेकंड से यूनिट 1 जिसका टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो प्रीवियस 2 पार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह से डीएनए रिप्लिकेशन होता है इसके बारे में डिटेल से जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रिप्लिकेशन को जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, कौन कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रिप्लिकेशन से जुड़े हुए हर एक टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के हर एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको आगे के टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो 3 स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो इनिशिएशन है वो कैसे होता है और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में जहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन डीएनए में होने वाला होता है उसे हम बोलते हैं एआरएस साइट। एआरएस का फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो इस एआरएस साइट से सबसे पहले जो प्रोटीन जुड़ता है वो होता है ओआरसी। तो इस तरह से ये एक प्रकार का इनिशिएटर का काम करता है। और आपको बता दें कि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें मल्टीपल एआरएस साइट होती है, यानी कि कई सारे रिप्लिकेटिंग साइट होते हैं, यानी कि डीएनए पर कई जगह पर एक साथ रिप्लिकेशन होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा था कि केवल वहाँ पर डीएनए में एक ही स्थान पर रिप्लिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल साइट पर रिप्लिकेशन होते हैं। आपको बता दें कि ये जो एआरएस साइट होते हैं इसमें जो कंपोजिशन होता है ये एटी रिच होते हैं, यानी कि एडेनिन थायमिन रिच होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, यानी कि डीएनए यहाँ पर आसानी से खुल सकता है। तो एआरएस साइट पर जो सबसे पहले बाइंड करता है वो होता है ओआरसी प्रोटीन। तो ये एक प्रकार से इनिशिएटर प्रोटीन होती है जो कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करती है। अब इसके बाद जो अगली प्रोटीन आती है वो होती है CDC6। तो ये जो CDC6 होता है ये हेलिकेज लोडर होता है। तो जैसा कि नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है कि इसका काम होता है हेलिकेज को लोड कराना। तो हेलिकेज है MCM227। तो CDC6 जो होता है ORC के साथ जुड़ जाता है और MCM227 को जोड़ने में मदद करता है। तो ये जो CDC6 है इसकी लाइफ जो होती है बहुत कम होती है। तो इसकी लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए CDT1 भी क्या होता है हेलिकेज के साथ जुड़ा होता है। तो इस समय जो कॉम्प्लेक्स बना है वो है ORC, CDC6, M2M27 और CDT1। और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं प्री रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर प्री रिप्लिकेशन जो है वो लोड हुआ है, रिप्लिकेशन इनिशिएट नहीं हुआ है, यानी कि यह डीएनए इनिशिएशन के पहले की स्टेज है। तो ये जो स्टेज होता है ये सेल साइकिल के जीवन फेज़ में होता है, इसलिए जीवन फेज़ को हम लोडिंग फेज़ भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के जुड़ने के बाद आप देखेंगे 2 तरह के काइनेज हैं, DDK और CDK। के का मतलब यहाँ पर है काइनेज, और काइनेज का काम होता है प्रोटीन को फास्फोरिलेट करना, यानी कि फॉस्फेट को ऐड कराता है। तो DDK करता क्या है कि जो हेलिकेज है यानी कि M2M27 जो है उसको फॉस्फेट से जोड़ता है। अब CDK क्या करता है, तो सेल साइकिल में जो CDK पाई जाती हैं तो CDK करता क्या है यह देख सकते हैं SLD2, SLD3, DBP11 इन सभी प्रोटीन को फास्फोरिलेट करती है। ये सभी जो प्रोटीन है ये रिप्लिकेटिंग प्रोटीन है। तो ये सभी क्या करती हैं, कॉम्प्लेक्स से बाइंड होती हैं और इनके बाइंड होने से जो
पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, जीन्स है, CDC45 है, इनका रिक्रूटमेंट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा पॉलीमरेज आकर इन कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है, तो वो है पॉलीमरेज एप्सिलॉन। और ये किसके साथ जुड़ता है? जीन्स और CDC45 के साथ। तो ये सभी जो कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से अब समझ लीजिए कि अब जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इस टाइम यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना है इसे हम कहते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। तो CMG में C, M और G है क्या? C का मतलब है CDC45, M का मतलब है MCM227 और G का मतलब है जीन्स। तो CMG बनने के बाद जो CLD2 है, CLD3 है और जो DBP11 है, ये यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनका काम था पॉली एप्सिलॉन, जीन्स और CDC45 को जोड़ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो MCM227 है, ये दो साइड है, ठीक है, एक साइड और ये एक साइड। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर जो हेलिकेज है इस साइड है और इस साइड है, यानी कि दोनों साइड है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, जीन्स है और CDC45 है, ये दोनों ही साइड है। तो आपको बता दें कि CSIR जो UGC नेट है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी प्रोटीन है जो कि इनिशिएशन में भी पाई जाती है और इलॉन्गेशन में भी पाई जाती है। तो आपके आंसर ये तीनों प्रोटीन है। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि DNA बबल बना और DNA सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन है ये अभी DNA से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ किससे है? हेलिकेज से। तो ये तो हो गई आपकी इनिशिएशन प्रोसेस, जिसमें कि इन सभी प्रोटीन ने पार्टिसिपेट किया। तो अब जब आती है बारी इलॉन्गेशन की, तो आप सभी जानते हो कि DNA पॉलीमरेज को इलॉन्गेशन के लिए चाहिए होता है RNA प्राइमेज। तो प्राइमेज कौन देता है? प्राइमेज देता है पॉलीमरेज अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीमरेज अल्फ़ा के साथ लिखा हुआ है प्राइमेज। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातें हम पॉलीमरेज अल्फ़ा से बता दें। जो यूकैरियोटिक सेल में जो पॉलीमरेज अल्फ़ा है, यानी कि जो प्राइमेज है, ये 4 सब यूनिट प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 2 जो सब यूनिट है वो RNA पॉलीमरेज एंजाइम की तरह भी हेल्प करती है, और जो 2 सब यूनिट बची हुई है वो DNA पॉलीमरेज एंजाइम की तरह भी हेल्प करती है। तो पॉलीमरेज अल्फ़ा का जो 2 सब यूनिट है वो क्या करता है? RNA प्राइमेज का सिंथेसिस करती है। पॉलीमरेज अल्फ़ा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है कि जब वो कुछ RNA प्राइमर बना देता है तो उसके बाद DNA बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद ये जो प्राइमेज है इसकी जो प्रोसेसिविटी होती है ये बहुत ही कम होती है, यानी कि ये 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड का ही केवल सिंथेसिस कर पाती है, और इसके बाद ये क्या होता है कि वहाँ से डिटैच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरे एंजाइम है वो प्राइमेज की जगह को लेंगे। वो कौन कौन से एंजाइम है? वो एंजाइम है DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन और DNA पॉलीमरेज डेल्टा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंड हुआ है DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा, इसे हम RNA प्राइमर भी कहते हैं, जो कि सिंथेसिस करता है प्राइमेज का। तो जब ये बाइंड हो जाता है लोकेशन पर, तो यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रेचिंग बनाता है। तो यहाँ पर बनाया इसने छोटा सा RNA और ये बनाया DNA। लेकिन लो प्रोसेसिविटी होने की वजह से ये क्या होता है, अब ये अलग हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉलीमरेज अल्फ़ा है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है, और इसकी जगह पर DNA पॉलीमरेज डेल्टा और DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन आकर जुड़ जाते हैं, और इस स्टेज को कहा जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग। आपको बता दें कि लीडिंग जो स्टैंड होता है वहाँ पर एप्सिलॉन बाइंड होता है, और जो लैगिंग स्टैंड है वहाँ पर DNA पॉलीमरेज डेल्टा बाइंड होता है। तो इस तरह से जो इलॉन्गेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो RNA के जो पैचेस हैं जो कि लीडिंग और लैगिंग दोनों स्टैंड पर सिंथेसाइज हुए हैं, इन दोनों स्टैंड पर पाए जाने वाले जो RNA है इनको रिमूव करता है RNase H। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि जो RNase H है, ये जो छोटा सा पार्ट है RNA का उसको रिमूव कर दिया है, लेकिन तब भी लास्ट में एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो RNase H है ये क्या कहते हैं कि जो RNTP हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं RNTPs है, तो जो RNase H है इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो छोटा सा ग्रीन वाला पार्ट बचा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RNTPs और DNTPs ये दोनों ही है जिसको RNAH ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसको कौन ब्रेक करेगा? इसको ब्रेक करेगा 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, इसे हम FEN1 भी कहते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से रिप्लिकेशन आगे की ओर बढ़ता है। तो एक तरफ होता है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरी तरफ होता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो जब रिप्लिकेशन होते होते लास्ट तक आता है तो लीडिंग वाले स्ट्रैंड पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टीन्यूअस DNA पॉलीमरेज DNA का फॉर्मेशन करते हैं। और जब धीरे धीरे रिप्लिकेशन लास्ट में पहुंचता है, यानी कि DNA के लास्ट में पहुंचता है, तो लीडिंग स्ट्रैंड पे जो ये DNA पॉलीमरेज है वो आसानी से अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें लैगिंग स्ट्रैंड की, तो यहाँ पर प्राइमर बनता है और इस प्राइमर पर DNA पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है। तो जब इस RNA प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा RNase H के द्वारा, तो लैगिंग स्ट्रैंड पर थोड़ा सा टर्मिनल बचा रह जाता है। लीडिंग पे तो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूअस DNA पॉलीमरेज DNA बनाते जाता है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे प्रॉब्लम होती है कि लास्ट में एक छोर बच जाता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्राइमर था और प्राइमर को रिमूव किया RNAH ने। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सेल के पास। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड पर होती है और इसके लिए एक एंजाइम होता है टीलोमरेज। तो आइए टीलोमरेज एंजाइम के बारे में समझते हैं। तो जो बचा हुआ DNA होता है लास्ट में, जिसे हम बोलते हैं अनरिप्लिकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, अगर ये ऐसा बचता जाए तो इस तरह से देखा जाए तो जीन में लॉस होता चला जाएगा। तो यदि हम हमारे क्रोमोसोम के टर्मिनल की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम के टर्मिनल एरिया को हम टीलोमियर बोलते हैं। और ये जो टीलोमियर होते हैं ये TG रिच होते हैं, यानी कि इसमें आपको T और G का रिपीटेड सीक्वेंस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं TTA GGG, TTA GGG। तो इस तरह से जो रिप्लिकेशन है वो होते होते टीलोमियर तक पहुंच गया है। तो अब टीलोमियर पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको लैगिंग स्ट्रैंड दिखाया गया है, लीडिंग स्ट्रैंड तो लास्ट तक कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बचा हुआ है लैगिंग स्ट्रैंड पर, इसको सॉल्व करने के लिए आता है एंजाइम टीलोमरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टीलोमरेज एंजाइम। तो टीलोमेरेज के पास ये लाइट पर्पल कलर का जो आप देख रहे हैं ये प्रोटीनियस पार्ट है, और जो डार्क कलर में आप पर्पल कलर का देख रहे हैं वो RNA है। तो DNA में आपने देखा कि TTGG जो रीज़न है, मतलब ये रिच होता है। तो इसके लिए जो कम्प्लीमेंट्री RNA पर होगा तो वो क्या होगा? थायमिन के लिए RNA में क्या होगा? एडेनिन, और ग्वानिन के लिए क्या होगा? साइटोसिन। यानी कि ये A और C रिच होंगे। तो यदि हम RNA के 5 प्राइम से 3 प्राइम सीक्वेंस की ओर चले तो आप देखेंगे क्या इसके पास UAA CCC UAA। तो अब ये जो टीलोमेरेज एंजाइम है ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि जो पेरेंट DNA स्ट्रैंड है उसके साथ आकर बाइंड करता है। याद रखिएगा, ये जो नया DNA स्ट्रैंड बन रहा है, यानी कि जो डॉटर स्ट्रैंड है उसके साथ बाइंड नहीं करता, ये जो पेरेंट DNA स्ट्रैंड है उसके साथ बाइंड करता है। तो एक तरह से ये DNA पॉलीमरेज की तरह बिहेव करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है उसको एक टेम्पलेट चाहिए, तो यहाँ पर एक टेम्पलेट मिल जाता है इसे। और दूसरा कि 3 प्राइम पर आपको OH की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 प्राइम रीजन है, तो यहाँ पर इसे 3 प्राइम पर OH भी मिल जाता है। तो टीलोमेरेज क्या करता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड पर नए नए न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये लैगिंग स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है RNA को एज ए टेम्पलेट रीड करते हुए। तो ये जो प्रोसेस है ये मल्टीपल टाइम रिपीट होती है। देन उसके बाद क्या हुआ कि फिर से प्राइमेज एंजाइम आया और उसने फिर से प्राइमर एंजाइम सिंथेसाइज किया और DNA पॉलीमरेज ने इसे पॉलीमराइज कर दिया और उसके बाद DNA लाइगेज ने इसे जोड़ दिया।
और फिर से RNase-H आएगा और इस प्राइमर को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये वहीं का वहीं रह गया। तो इस तरह से वापस टर्मिनल पर वही प्रॉब्लम आ गया। तो होता क्या है कि जो टीलोमरेज बाइंडिंग प्रोटीन है ये आकर स्टैंड पे जुड़ती हैं और उसे प्रोटेक्ट कर देती हैं, और ये जो लास्ट वाला एंड बच रहा है ये इनफोल्ड हो जाता है, यानी कि ये लास्ट में फोल्ड होकर टी लूप बना देता है। तो जैसा कि इमेज में आप नीचे की ओर देख सकते हैं कि ये जो भाग है ये बचा हुआ भाग है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये एक प्रकार का ओवरहैंग है। तो सेल क्या करता है, इसको यहाँ से फोल्ड कर देता है, तो कुछ इस तरह से टी लूप बन जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो टर्मिनेशन पर टी लूप बनता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यूकैरियोटिक सेल में DNA रिप्लिकेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।